नमस्कार दोस्तों, लीगल फर्टर्निटी में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है। तो मैं आप लोगों को, जैसा हम लोग अपने कुछ इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केसेस की सीरीज में हम लोगों की चल रही थी, तो आज मैं उसी की कड़ी में आप लोगों को कुछ और इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केसेस के बारे में बताऊंगा, जो लमसम सीआरपीसी और सीपीसी के कुछ इम्पोर्टेंट केस ला पे हम एक नज़र डालेंगे। तो मैं अब जो चलता हूँ आप लोगों को सीपीसी के, मैंने मेंटेनेंस सीआरपीसी के बता दिए थे केस ला, काफ़ी सारे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आज मैं आप लोगों को प्रिवेंटिव एक्शन से रिलेटेड कुछ केस बताता हूँ, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट केस है। प्रिवेंटिव का मतलब होता है कोई चीज़ को प्रिवेंट करना। अगर क्राइम हो रहा है तो उसको पहले ही प्रिवेंट कर देना, ताकि कोई भी ऐसा एक्ट ना क्रिएट हो जिससे सोसाइटी में एक डिसबैलेंस क्रिएट हो। तो हम लोग आज चलते हैं अनीता ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये 2016 का केस है, जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी मजिस्ट्रेट अगर कोई भी फोर्स का यूज कर रहा है किसी भी अनलॉफुल असेंबली को हटाने के लिए, तो उसको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये कि वो अनलॉफुल असेंबली होना चाहिए जिसका श्योरली मकसद होना चाहिए कि वो पूरी तरीके से पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रही हो और वो कारण बन रही हो, और ये वायलेंस जो हो, इसमें 5 से ज़्यादा लोग इसको डिस्टर्बेंस काज करें पब्लिक पीस को। दूसरा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करना चाहिए। ये एक मैंडेटरी एप्लीकेशन हम कह सकते हैं कि प्रोविज़न है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है, कार्यपालक जो न्यायाधीश होता है, उसका मेन काम यही है कि जो भी अनलॉफुल असेंबली है उसको हटाए। अगर उस तरह की अनलॉफुल असेंबली को वो नहीं डिस्पर्स कर पा रहा है तो ये भी एक उसके सामने चुनौती है, तो उसको ये काम जरूरी ही करना पड़ेगा। ये एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है मजिस्ट्रेट के ऊपर कि उसको ये फॉलो ही करना है। अब हम लोग चलते हैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ। तो इन्वेस्टिगेशन की तरफ जो केस है HN रिसबुद वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, जिसमें ये कहा गया था कि जब हम किसी चीज़ की जांच करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी ऑफेंस की, तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो जो पहला होता है वो होता है कि आप उस जगह जाके, उस स्पॉट पे जाके प्रोसीड करते हैं, देखते हैं, वहाँ से कुछ एविडेंस निकालते हैं, कुछ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस केस के क्या है उसको सर्टेन करते हैं। ये भी देखते हैं कुछ अगर मिलता है, कुछ डिस्कवरी या वीपन या कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसके बाद आप उसके बाद अरेस्ट करते हैं। अगर कुछ भी वैसी चीज़ें मिलती हैं, आदमी कहीं लुका हुआ, तो आप उसको अरेस्ट करते हैं। और उसके बाद आप अपने केस को आगे बढ़ाने के लिए, ट्रायल पे ले जाने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए आप एविडेंस कलेक्ट करते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि एक्चुअली में जो ये ऑफेंस हुआ है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। इसके लिए आप एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उस आदमी को ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं अगर कोई चीज़ मिलती है। इसके बाद अपना एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं उस मटेरियल रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए कि एक्यूज ने वो ऑफेंस करा है या नहीं करा है। तो ये HN रिसबुद वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के केस में कहा गया था। अब मैं अगले केस की तरफ चलता हूँ, हबीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो जो FIR का मेन पर्पज होता है, इसमें ये बताया गया था कि FIR का उद्देश्य क्या है। तो इसमें ये बताया गया था कि जो क्रिमिनल लॉ है उसको मोशन में लाना है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ का कोई मतलब नहीं है अगर वो गति नहीं पकड़ रहा। तो FIR उसको एक गति पकड़ाने का काम कर रही है, आगे बढ़ाने का काम कर रही है, जिससे हम उस इंफॉर्मेशन को जल्दी से ऑब्टेन कर सकें और इन्फॉर्मेंट को हमको उसके ऑफेंस के बारे में पता लग सके। तो ये उसके जिससे जो चीज़ें हैं वो उसको हम आगे सुचारू रूप से मोशन पे ला सकें। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब कुछ मैं इम्पोर्टेंट केसेस आप लोगों को और बताता हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट केसेज हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएंगे। शिवजी सिंह वर्सेस नगेन तिवारी का केस है। इसमें ये कहा गया था कि जो भी प्रोविज़न कोड के हैं वो इस तरीके से इंटरप्रेट किए जाएं कि उसमें प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव जस्टिस दोनों दिखाई दे। मतलब उसके जो राइट्स हैं, लाइबिलिटी है, उसको भी जस्टिस मिल सके, साथ ही साथ जो प्रोसीजरल उसका एक प्रोविज़न दिया हुआ है या प्रोसीजरल नियम है कि क्या उसके प्रोसीजर होंगे, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी, किस तरीके से इंक्वायरी होगी, कैसे ट्रायल होगा। तो जो
एक प्रोसीजरल प्रक्रिया है उसको भी ध्यान में रखते हुए हमको सब्सटेंशियल जस्टिस देना है, ताकि हम राइट और लाइबिलिटी के साथ साथ हम प्रोसीजर चीज़ों को भी कनेक्ट कर सके, जिससे हम जस्टिस को एक सुचारू रूप से हम उसको मैक्सिमम उस चीज़ से हमको जस्टिस मिल सके, या मैक्सिमम हम उस जस्टिस को इंटरप्रेट कर सके, हार्मनी एक बैठा सके प्रोसीजर और सब्सटेंटिव जस्टिस के बीच। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं कुछ और कि कहाँ कहाँ पावर ऑफ कोर्ट के कुछ केस देख लेते हैं। जैसे शरद हीरू कोलाम्बे वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ये कहा गया था कि जो डिफॉल्ट सेंटेंस है, मतलब ऐसी सेंटेंस है जो पूरी तरीके से डिफ़ॉल्ट में है, या डिफ़ॉल्ट का मतलब है जहां आपने उस सेंटेंस के लिए फाइन नहीं दी है, तो वो हमेशा जो डिफ़ॉल्ट सेंटेंस होगी उस पे हम उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन हम सब्सटेंटिव सेंटेंस के साथ उसको आगे एडिशन में कर सकते हैं। मतलब ये है कि हम सब्सटेंटिव सेंटेंस के लिए उस चीज़ को पर से हम उस चीज़ के लिए परमिसिबल नहीं है, लेकिन हम कंकरेंट रनिंग कर सकते हैं उस डिफ़ॉल्ट का, कि ये इसके बाद तुरंत दूसरा, जैसे एक डिफ़ॉल्ट हुआ आपने फ़ाइन नहीं जमा करी, तो वो उस फाइन के बाद जो आपकी पहले की सेंटेंस है प्लस जो आपने फ़ाइन नहीं जमा करी वो साथ साथ चलेंगी। इसका मतलब है कि वो कंकरेंट रनिंग हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रेमनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में। इसमें सिविल जज जो है वो इन्वेस्टेड नहीं कर सकता जो भी एडिशनल सेशन जज के पास पावर है, क्योंकि एडिशनल सेशन जज जो अंडर 9 में जो उसके पास पावर है, सिविल जज के पास ये अधिकार नहीं है कि वो उसके पावर को इन्वेस्टेड कर सके, या उसके पास सिविल जज के पास एडिशनल सेशन जज की पावर नहीं, क्योंकि जनरली सिविल जज जो होते हैं वो सिविल मैटर देखते हैं, और जो एडिशनल सेशन जज होते हैं क्रिमिनल क्षेत्र में होते हैं, तो ये जो उनके पावर पे हेरा फेरी नहीं कर सकता। ऐसा प्रेमनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस का कहना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वो भी पसंद आएंगे। तो कुछ और इम्पोर्टेंट केस हैं आप लोगों के लिए। जैसे कुछ केस है मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के कुछ केस है। जैसे रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो इक्वल पे और इक्वल वर्क अपनाए। हालांकि इक्वल पे और इक्वल वर्क फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन गोल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा गोल बना हुआ है कि हम डेवलपमेंट करेंगे, जस्टिस करेंगे, लिबर्टी इक्वलिटी को मेंटेन करेंगे, तो वो हमारा जो आर्टिकल 32 के जरिए इन्फोर्स हो सकता है। सिटीज कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन्फोर्स, जिसमें जल्दी ये होता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हम कोर्ट के सामने अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स नहीं करा सकते, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे नीति निर्देशक स्टेट के सिद्धांत की देश को किस तरीके से उसकी नीतियाँ बनाई जाए, कैसे उसको चलाया जाए, तो ये डायरेक्टिव स्टेट के द्वारा दिए गए हैं कि कैसे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए, तो उसी को हम इन्फोर्स करा सकते हैं। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जनरली नॉन जस्टिफिएबल होते हैं, लेकिन ये आर्टिकल 32 में हम इनको इन्फोर्स करा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चमकंपम द्वैत रंजन का केस है, जहाँ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट फंडामेंटल राइट या डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे होती है, मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और जो हमारी नीति स्टेट के द्वारा सिद्धांत बनाए गए, अगर उनमें कोई टसल होता है तो फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट इस वजह से प्रिवेल करेगा क्योंकि ये जस्टिफिएबल है। इसको कोर्ट ऑफ लॉ में हम चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन हम फंडामेंटल राइट को नहीं चैलेंज कर सकते हैं। तो इसमें यही कहा गया था कि इसमें जो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन है कि अगर कोई बात होती, क्योंकि दोनों का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट या ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट करना, पॉलिसी बनाना, एक बेहतर सोशल ऑर्डर प्रदान करना, लेकिन
यहाँ पे हम डायरेक्टिव की स्टेट प्रिंसिपल को नॉन इन्फोर्सिएबल करार देते हैं, क्योंकि ये नॉन जस्टिफिएबल है। इनके लिए आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते, क्योंकि ये स्टेट की कैपेसिटी और स्टेट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हैं कि वो किस प्रकार की नीतियाँ बनाती। लेकिन फंडामेंटल राइट इसी इंडिविजुअल को इम्पैक्ट करता है, उसके वायलेशन ऑफ राइट को हैम्पर करता है, उसकी डिग्निटी को खतरे में डालता है। इस वजह से हम स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकैम्बरम द्वैसरंजन के केस में हम ये कहते हैं कि हम फंडामेंटल राइट को ये प्रिवेल करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। केशव नंदा भारती के केस में यही कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं है, दोनों का उद्देश्य यही है कि सोशल रेवोल्यूशन लाया जाए, समाज में एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया जाए, जस्टिस के जरिए, लिबर्टी के जरिए, डिग्निटी के जरिए, फर्टर्निटी के जरिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के जरिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के जरिए, सोशल जो हमारे गोल्स हैं, हमारे राइट्स हैं, उनको साथ में ध्यान रखते हुए मैक्सिमम जस्टिस जो हमारा वीकर सेक्शन है या जो हमारा वेलफेयर स्टेट है, प्राइवेट या पब्लिक जो हमारी एंटिटी है, उनमें कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के जरिए हमको इस प्रकार से अप्लाइड करा जाए कि मैक्सिमम सोशल रेवोल्यूशन हो सके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया कि जो एब्सोल्यूट प्राइमेसी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करती है, वो एक हार्मनी बनाती है, क्योंकि एब्सोल्यूट प्राइमेसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की कॉन्स्टिट्यूशन में हार्मनी क्रिएट करने के लिए है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी हमारा बेसिक फीचर है। अगर हम इस फीचर को अपने कॉन्स्टिट्यूशन से हटा देंगे या इसमें फेरबदल करेंगे तो जो सोशल डिसबैलेंस या सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो समाज में एक अनजस्टिस हम कह सकते हैं या हम कह सकते हैं जो सोशल हार्मनी बनी है उसमें उथल पुथल पैदा हो जाएगी। तो उस वजह से जो समाज में एक ढांचा बना है उसके हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी एक स्टेट के डेवलपमेंट का, एक सिटीजन के राइट का, एक सिटीजन को प्रॉपर क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, क्या क्या उसको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से जो स्टेट एक मैंडेट बनाता है कि इंडिविजुअल को ये चीज़ें स्टेट के द्वारा इस प्रकार से नीतियाँ बनाई जाए जिससे मैक्सिमम जस्टिस लोगों को मिल सके, तो ये भी एक बेसिक फीचर है और इसमें हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें अर्पित कुमार इलाहाबादिया को। तो कुछ इम्पोर्टेंट आप लोगों को मैं क्वेश्चन बता ही चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर मेरे नहीं पसंद आए होंगे, तो आप लोगों के लिए कुछ और चीज़ें लाया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग पसंद करेंगे। तो अब कंप्लेन से रिलेटेड कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट केस ला बताता हूँ। जैसे मनहारी भाई वर्सेस शैलेश भाई का केस है। इसमें 202 का जो हमारे कोड है सीआरपीसी में, उसमें ये कहा गया था कि मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि कोई एलिगेशन कंप्लेन पे लग रहा है, किसी को हैरेसमेंट किया जा रहा है या एक्यूज को पूरी तरीके से प्रिवेंट किया जाए हैरेसमेंट के लिए, तो वो उस एलिगेशन को पहले देखे, समझे, स्क्रूटनाइज करे, इसके बाद ही वो उस प्रोसेस को इशू करे। इट हेल्प द मजिस्ट्रेट टू फाइंड आउट, जैसे मजिस्ट्रेट को ये पता चल सके कि एक्चुअली में जो मटेरियल के लिए एलिगेशन कंप्लेन में लगाए गए हैं या बताए गए हैं उसको एक्चुअली में वो कितनी उसमें वैलिडिटी है, कितनी उसकी एविडेंसरी वैल्यू है। तो ये सारी चीज़ें जिससे हमको ये पता चल सके कि वो जो एलिगेशन है उनको हम सपोर्ट करें या हम उसको पूरी तरीके से डिनाई करें। तो ये भी सारी चीज़ें मजिस्ट्रेट को ध्यान रखनी चाहिए मनहारी भाई वर्सेस शैलेश भाई के केस में। अब हम लोग चलते हैं पूनम चंद जैन वर्सेस फजलू के केस में था। इसमें ये कहा गया कि हम कंप्लेन को डिसमिस कर सकते हैं एक्विटल या डिस्चार्ज की तरह, लेकिन हमको प्रिंसिपल जो 300 का है वो इस पर इनको अप्लीकेबल नहीं होगा कि अगर एक बार आप लोगों को जो डबल जीओपार्डी हम लोग 20 में पढ़ते हैं या आर्डर टू रूल टू रेस जुडिकाटा है
वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं लगेंगी, क्योंकि सेक्शन 300 का मतलब होता है हम जिसमें कहते हैं आउटर फॉयस करके जो प्रिंसिपल दिया हुआ है 300 में, वो यही डबल जियोपार्डी की कहता है कि अगर एक बार आप लोग किसी चीज़ पे कन्विक्ट हो गए या एक बार आपको किसी चीज़ के लिए बरी कर दिया गया तो अब आपको उस चीज़ के लिए बार बार सज़ा नहीं दी जाएगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट है इसको 300 को ये बताया कि हम इसको एक्सेप्शनल केस में सेकेंड कंप्लेन को हम इंटरचेंज कर सकते हैं अगर पहली जो प्रीवियस डिसमिसल है वो पूरी तरीके से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, उसके जो भी हमने कंप्लेन बनाए उसमें कुछ चीज़ें या मटेरियल जो हैं वो पूरी तरीके से सही नहीं है, जो प्रीवियस आर्डर है उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, नेचर ऑफ कंप्लेन नहीं समझ में आ रही है, वो अनजस्ट है या पूरी तरीके से एब्सर्ड है, उसमें कुछ कमियां हैं, या जो भी नए फैक्ट उस पर लाए जा रहे हैं सेकेंड कंप्लेन में पूरी तरीके से रीजनेबली सही नहीं है, डिलीजेंस नहीं है, जो भी प्रीवियस प्रोसीडिंग रिकॉर्ड में आपको दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें पूनम चंद जैन वर्सेस फजरू के केस में कही गई थी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब कुछ और इम्पोर्टेंट आप लोगों को केसेस के बारे में बताता हूँ, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। जैसे विली स्लैंडी वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी के केस में ये कहा गया था कि जो हमारा चार्ज है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि एक्यूज को पता चले कि उसके ऊपर ये चार्ज लगा है, जिससे जो इन्फॉर्मेशन उसको नेसेसरी उसको पहुंच सके, जिससे उसके मन में ये न रहे कि उसके खिलाफ कोई पक्षपात हो रहा है या जो भी चार्ज फ्रेम किए गए हैं। एक्यूज कैन नॉट सक्सीड बाय मेनली शोइंग द चार्ज फ्रेम वर डिफेक्टिव। एक्यूज को हम सिर्फ ये नहीं कहे कि चार्ज शो कर देंगे कि जो भी चार्ज है बस उसको सारी चीज़ें बताओ, नोटिस के बारे में बताओ, उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन करो ताकि वो अपना डिफेंस तैयार कर सके, वो उस चार्ज को प्लीड करे या डिनाई करे, फिर हम उसको इशू ऑफ प्रोसेस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कर सकें। ये सारी चीज़ें डिलीवर से स्टैनली से स्टेट ऑफ एमपी के केस में कही गई थी। मोहन सिंह से स्टेट ऑफ बिहार के केस में ये कहा गया था कि जो चार्ज है उसका फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का उद्देश्य है कि जो एक्यूज है उसको अपने जो उसने एक्यूज ने के ऊपर एलिगेशन लग रहा है उस नेचर को समझे, जिससे हम उसको बुला सकें और वो ट्रायल को फेस कर सके। तो ये मोहन सिंह से स्टेट ऑफ बिहार के केस में कहा गया था। अब मैं आप लोगों को कुछ और इम्पोर्टेंट केसेस के बारे में बताता हूँ। जैसे विनू भाई रणछोड़ भाई दास पटेल वर्सेस राजीव भाई दूधा भाई पटेल के केस में ये कहा गया था कि अगर कोई इरेगुलर या इरोनियस या कोई ऐसा चार्ज जो कि पूरी तरीके से कन्विक्शन को इनवैलिड करार देगा, क्योंकि जो उसमें ये डर है कि उसकी वजह से जस्टिस जो होगा वो फेल हो जाएगा, वोकेशनल जस्टिस नहीं मिल पाएगा इसकी वजह से, क्योंकि जो चार्ज है वो पूरी तरीके से गलत तरीके से लगाए गए हैं, उसमें कोई इरोनियस बिलीफ है, इरेगुलर है, कोई प्रॉपर तरीके से रेगुलरिटी नहीं, कोई प्रिंसिपल जो एक चार्ज को फ्रेम करते हुए एसेंशियल इंग्रेडिएंट हैं उनको ध्यान में नहीं रखा गया, या पूरी तरीके से हम कह सकते हैं इरिलीवेंट चार्ज लगाए गए हैं, या हम कह सकते हैं उन चार्जों को लगाने के पीछे एक तरीके से मोटिव जो है वो पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए। स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस लालू प्रसाद यादव के केस में ये कहा गया था कि सेपरेट ट्रायल एक रूल है कि हम हर चीज़ का जो ट्रायल लेंगे वो अलग अलग होगा, कि अगर किसी के ऊपर कोई चार्ज लगा है, मान लीजिए मर्डर का लगा है, तो हम उसके लिए सेपरेट ट्रायल मर्डर का लेंगे। लेकिन जॉइंट ट्रायल एक्सेप्शन है कि अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहाँ कोर्ट को लगता है कि जॉइंट ट्रायल लेना चाहिए तो कोर्ट उन चीज़ों को ले सकती है, लेकिन उसके लिए उसको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी जो हमारे जॉइंट ट्रायल से रिलेटेड प्रोविजन सीआरपीसी में दिए हुए हैं, कि अगर कोई डाउटफुल तरीका लग रहा है या जॉइंट ट्रायल जहाँ लग रहा है या कोई ऐसे ऑफेंसेज हैं जहाँ पे जॉइंट ट्रायल ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब चलता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट केस की तरफ, और आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट करते रहें। तो आप लोगों को बताता हूँ
कुछ और इम्पोर्टेंट केस ट्रायल के रिलेटेड। जैसे मालकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, इसमें ये कहा गया था कि जो सेंटेंस हियरिंग है वो पूरी तरीके से ओरल हियरिंग पे नहीं बेस्ड होनी चाहिए। हम किसी को भी अगर हियरिंग करने के लिए बुलाते हैं तो हम उसको अपॉर्चुनिटी देंगे एक्यूज को कि वो अपनी बात रखे। प्रोसिक्यूशन को भी इंटेंडेड करेंगे कि वो एक्यूज को बुलाए कोर्ट के सामने, उसके जो मटेरियल हैं या कोई जो भी वेरियस फैक्टर हैं सेंटेंस से रिलेटेड, या कोई दो भी पार्टी है अगर वो कोई एविडेंस शो करना चाहती है, कोई सरकमस्टेंसेस जो है वो उसको कम कर सकते हैं अगर उस लेसर सेंटेंस को, तो वो भी दिखाए। तो सफिशिएंट टाइम दिया जाए जिससे एक्यूज जो क्वेश्चन है सेंटेंस का उसको सुन सके और एक रीजनेबल डिफेंस क्रिएट कर सके, और उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाए जिससे उसका जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है उसका हनन ना हो। स्टेट ऑफ गोवा वर्सेस जोस मारिया एल्बर्ट वेल्स के केस में ये कहा गया था कि जो डिस्टिंक्शन है प्रोसीजरल एडाप्ट किया गया है, जो केस पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हुआ है या जो केस पुलिस के अलावा रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हुआ है, तो अगर उसमें कोई फार्मर जो केस है तो उसमें कोई स्कोप नहीं है प्रोसिक्यूशन का कि वो किसी भी विटनेस को एग्जामाइन करे। जबकि अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये चार्ज चाहे फ्रेम हो या ना फ्रेम हो, तो इसमें यही कहा गया था कि अगर अदरवाइज पुलिस रिपोर्ट पे केस है तो हम उस पर कोई भी प्रोसिक्यूशन को ये अधिकार नहीं है कि किसी भी विटनेस को एग्जामाइन करे उस स्टेट तक जहाँ तक मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि चार्ज एक्चुअली में फ्रेम हुआ है या नहीं फ्रेम हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस इंक्वायरी एंड ट्रायल से रिलेटेड है, जहाँ ये बताया गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि हमको किसी भी एक्यूज को फ्री लीगल एड देना चाहिए अगर वो ट्रायल के समय एराइज हुआ है या एक्यूज को जब भी मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है या जब भी उसको रिमांड में लिया जाता है तो हम उसको फ्री लीगल एड देंगे ताकि वो अपने केस को मजबूत कर सके और अब उसका जो हम कह सकते हैं कि लीगल एड मिल सके, विधिक सहायता मिल सके, जिससे वो अपना डिफेंस और उसको अपने केस को कानूनी सलाहकार के द्वारा वो अपने केस को मजबूत कर सके और अपना कोर्ट के सामने जब भी उसका ट्रायल है वो उसको फेस कर सके। प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ये कहा गया था कि जो प्रिंसिपल 300 का है वो रेस जुडिकाटा या इशू ऑफ स्टॉपल से बंधा हुआ है। इसका मेन मकसद ये है कि अगर कोई भी वर्डिक्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा दिया जाता है तो वो पार्टी पे बाइंडिंग होगा और सब्स्टिट्यूट प्रोसीडिंग पे। तो ये सारी चीज़ है कि अगर एक बार अगर कोई चीज़ आपको पनिशमेंट किसी चीज़ पे मिला है तो दोबारा आप उस चीज़ के लिए नहीं जा सकते। जैसे इसमें बार लग जाता है कि अगर एक बार कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कोई जजमेंट पास कर दिया तो दोबारा आप सेम जजमेंट लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि ये मल्टीसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को कम करने के लिए या पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करने के लिए कोर्ट ऐसा करती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आएगा। जैसे कुछ कोर्स आप लोगों के लिए और लाया हूँ। स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस लालू प्रसाद यादव का केस है जिसमें 20/2 को ये बताया गया कि कोई भी पर्सन को हम सेम ऑफेंस के लिए बार बार प्रोसिक्यूट और पनिशमेंट नहीं कर सकते। मतलब हम उस आदमी ने अगर कोई अपराध करा है तो हम उसको एक ही बार सजा दे सकते हैं, बार बार सजा नहीं दे सकते हैं। जो इसका ऑब्जेक्टिव है ताकि हम उस जो भी एक्यूज है उसको हैरेसमेंट से बचाएं, साथ ही साथ उसकी जो सक्सेसिव क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसको कम करें जिससे कास्ट कम लगे, वो फ्राइटेंड कम हो, साथ ही साथ उसको एक आज़ादी मिल सके कि अगर आदमी ने एक अपराध करा है तो उसको एक अपराध की एक ही बार सजा मिले, जिससे जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है या हम कह सकते हैं वो एक तरीके से जो मैक्सिमम जस्टिस है लोगों का उस बना रहे, और साथ ही साथ ये भी हो सके कि जो डबल जियो पार्टी की डॉक्ट्राइन है उसको हम फॉलो करते रहें, जिससे जो एक्यूज है उसको हैरेसमेंट ना हो। तो ये जो प्रिंसिपल है वो नेमो डेबिट वेक्स बेजारी पे दे सकी, कोई भी पर्सन को हम लगातार खतरे में नहीं डाल सकते सेम ऑफेंस के लिए कि नो पर्सन शैल बी पुट ट्वाइस इन द टेल फॉर द सेम ऑफेंसेस। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। अब चलते हैं हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोगों को अच्छा लगेगा कुछ और केस ला आप लोगों के लिए
लाया हूँ। रेखा मुरक्का वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस 219 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि जो विक्टिम है वो प्राइवेट काउंसिल को इंगेज कर सकता है, प्रोसिक्यूशन को असिस्ट कर सकता है, जिससे वो अपने ओरल आर्गूमेंट या क्रॉस एग्जामिनिंग जब विटनेस का हो रहा है तो वो उस पर अपनी बात को रख सके, या उसका जो काउंसिल है वो प्रोसिक्यूशन उसको असिस्ट कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन काउंसिल को ये राइट नहीं दिया जाएगा कि वो ओरल आर्गूमेंट कर सके या क्रॉस एग्जामाइन किसी भी विटनेस का कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। विक्टिम को ये जरूर इंगेज करने के लिए कि वो अपना प्राइवेट काउंसिल रखे, या उसको प्रोसिक्यूशन में कोई दिक्कत है तो उसको असिस्ट करे, लेकिन काउंसिल का ये मतलब नहीं है कि वो किसी कुड नॉट गिवन द राइट टू मेक ओरल आर्गूमेंट, कि वो किसी चीज़ पे ओरल आर्गूमेंट करे या किसी को एग्जामाइन करे या कोई क्रॉस एग्जामिन किसी भी विटनेस का करे। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे भगवान दास और स्टेट ऑफ उत्तराखंड का केस है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा कि जो डिस्क्रिएशन है किसी भी, अगर कोई प्ली है कंपाउंड, मतलब हम किसी अपराध को अगर कंपाउंड करना चाहते हैं, सुलह समझौता करना चाहते हैं, या हम उसको पूरी तरीके से कर सकते हैं, तो अगर उसका सोशल इम्पैक्ट अच्छा है, तो अगर वो कंपाउंडेबल है तो हम 320 में उसको कर सकते हैं। ये डिस्क्रिएशन लेकिन कोर्ट के ऊपर है कि एक्चुअली उस अपराध को कंपाउंड करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, या हम इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। बेल के बारे में आप लोगों को पता है कि कंडीशनल रिलीज फ्रॉम द कस्टडी, तो वही चीज़ है। तो बेल के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट केस ना बेल के ऊपर, जैसे मोतीराम और स्टेट ऑफ एमपी के केस में ये कहा गया कि जो बेल है वो एक प्रोसेस है, जो पर्सन अरेस्ट हुआ या डिटेन हुआ है उसको सिक्योरिटी से अपीयरेंस से फ्री करना। बेल का मतलब है किसी भी पर्सन को रिलीज कर देना उसके खुद के बांड पे या सिक्योरिटी पे या बिना सिक्योरिटी के। लेकिन जो ये राइट है रिलीज करने का बेल को, हम इसको पूरी तरीके से नकार नहीं सकते हैं कि अगर उसने अमाउंट जो है बेल बॉन्ड के नहीं फर्निश करे तो हम उसको रिलीज नहीं करेंगे। विदाउट सिक्योरिटी भी रिलीज किया जा सकता है। सुनील फूलचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया कि जो पर्सन लिबर्टी है वो एक फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, और किसी भी एक्यूज को ये माना जाएगा कि जब तक हम उसको रिलीज करेंगे बेल तक, जब तक हमको ये नहीं पता चल जाता कि जो इनोसेंट है एक्चुअली वो पूरी तरीके से एक्यूज जो है वो इनोसेंट प्रिज्यूम किया जाएगा, अगर जब तक हम उसको गिल्टी नहीं प्रूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि पर्सन कैन बी रिलीज ऑन बेल कंसीडर कंस्ट्रक्टिव कस्टडी या कोर्ट, वही है कि वो कोर्ट के कंस्ट्रक्टिव कस्टडी में रहेगा, लेकिन हम उसको बेल पे रिलीज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट केस आप लोगों के लिए लाया हूँ। गुडिकांटी वर्सेज पब्लिक प्रोसिक्यूटर का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो बेसिक रूल है कि बेल जो है वो नॉट अ जेल, इसमें ये कहा गया था कि जो बेसिक रूल उसका ये है कि बेल इज नॉट अ जेल एक्सेप्ट वेयर सर्कमस्टेंसेस सजेस्टेड एक्यूज प्लीडिंग। जांच वही है कि बेल का ये मतलब नहीं कि हम जेल दें, लेकिन अगर कुछ सर्कमस्टेंसेज एक्यूज को लगते हैं कि वो जस्टिस से भाग जाएगा, या पॉसिबिलिटी है कि वो दोबारा से ऑफेंस क्रिएट करेगा या इनजस्टिस काज करेगा सोसाइटी में, कोई एविडेंस को टेम्पर कर देगा, तो उस केसेस में हम बेल को एक्सेप्शनल केस में जेल मिल सकती है। लेकिन बेल एक रूल है कि बेल एक नियम है, लेकिन जेल एक्सेप्शन केस में हो सकती है अगर वो पूरी तरीके से हमारे क्रिमिनल जस्टिस के लिए एक ह्यूज खतरा बन रहा है। तो ये गुडिकांटी वर्सेज पब्लिक प्रोसिक्यूटर के केस में कहा गया। शरत वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ये कहा गया कि एक्यूज अगर आफ्टर विड्रॉइंग बेल, अगर एक्यूज अपने जो एक्यूज की बेल है वो विड्रॉ होता है, अगर वो कोई भी एप्लीकेशन हाई कोर्ट में डालता है सब्स्टिट्यूट बेल के लिए, तो उसका एप्लीकेशन बिफोर सेशन कोर्ट के पास पहले से पास होना चाहिए या विड्रॉ कर सकता है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज पदम नारायण के केस में यही कहा गया कि जो एंटीसिपेटरी बेल है वो कहीं भी कोड में डिफाइन नहीं है। एंटीसिपेशन का मतलब है कि हम बेल ग्रांट करेंगे, लेकिन हमको जब ये लगे कि हमको अरेस्ट की आशंका है, एंटीसिपेशन है। व्हेन एंटीसिपेटरी बेल इज ग्रांटेड इन द इवेंट ऑफ अरेस्ट पर्सन अरेस्टेड, हमको अगर ये लगता है कि अरेस्ट करेंगे या किसी भी पर्सन को, तो हम उसको
एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देते हैं और हम उस पर्सन को जो अरेस्ट होने के चांस रहते हैं उसको बेल पे रिलीज कर सकते हैं। तो ये ओनली आफ्टर अरेस्ट द ऑर्डर ऑफ ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल बिकम ऑपरेटिव। लेकिन ये एंटीसिपेटरी बेल तभी ऑपरेट में आएगा जब हम उस आदमी को ऑर्डर आ जाएगा कि वो आदमी एक्चुअली में अरेस्ट हो चुका है, तो हम उसके लिए तुरंत एंटीसिपेटरी बेल दाखिल कर देते हैं और ये नॉन बाइलेबल केसेस में की जाती है जनरली। गुरबुक सिंह सिब्बा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में कुछ इंपॉर्टेंट एंटीसिपेटरी से रिलेटेड गाइडलाइंस है, जैसे इसमें कि रजिस्ट्रेशन एफआईआर का कंडीशन नहीं है कि हम 438 को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। इंट्रीम ऑर्डर भी इसमें पास हो सकता है अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर विदाउट नोटिस बट बिफोर पासिंग द फाइनल ऑर्डर नोटिस मस्ट बी गिवन। लेकिन जब फाइनल ऑर्डर पास हो रहा हो तो नोटिस देना जरूरी है। ऑर्डर 438 में ये भी नहीं है कि जो पुलिस है वो हम उसके राइट को इन्वेस्टिगेशन करने से रोक सकते हैं। मतलब अगर एंटीसिपेटरी ऑर्डर पास हुआ है तो कोर्ट के पुलिस के पास ये अधिकार है कि वो उस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, उसके कंडक्ट कर सकती है। वेयर केस हैज बीन मेड फॉर रिमांड, अगर केस 167(2) में रिमांड के लिए तो रीजनेबल क्लेम सिक्योर कर सकता है, जो कि सेक्शन 27 में इंक्रिमिनेट करता है कोई मटेरियल कोई या कोई पावर जो 438 में शुड नॉट बी एक्सरसाइज। अगर वो किसी भी उसको टॉर्चर करता है, कन्फेशन कराता है, या हम कह सकते हैं तो उन सारी चीज़ों में 438 को हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। ब्लैंकेट ऑर्डर ऑफ एंटीसिपेटरी बेल शुड नॉट बी मेड, वही चीज़ है कि ब्लैंकेट ऑर्डर जो एंटीसिपेटरी बेल का है उसको हम नहीं बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। गुरचरण सिंह से स्टेट के केस में यही कहा गया था कि जो 2 पैरामाउंट कंसिडरेशन ग्रांटिंग बेल से रिलेटेड होना चाहिए वही होना चाहिए कि जो एक्यूज हो वो पूरी तरीके से अगर जस्टिस से भाग रहा हो या कोई टेम्परिंग कर रहा हो, कोई एविडेंस को ख़राब कर रहा हो, तो ये एसेंशियल हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है कि हम इन दोनों फैक्टरों को ध्यान में रखें, साथ ही में और भी जो अदर फैक्टर हैं। गुरचरण सिंह वर्सेस स्टेट के केस में, रघुवीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में कुछ सरकमस्टेंसेज बेल की कारण से बेल को कैंसिल कर देंगे अगर वो इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करता है, एविडेंस को टेम्पर करता है, या सेम ऑफेंस दोबारा से कमिट करता है, या बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटी, या कहीं भाग जाता है, या मिसयूज करता है जो उसको लिबर्टी ग्रांट की गई है। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। प्रसाद श्रीकांत पुरोहित वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में कोर्ट ग्रांट अगर बेल करती है तो वो अपने डिस्क्रिशन का ध्यान में रखेगी जुडिशियल मैनर में, नॉट अ मैटर ऑफ कोर्स एट द स्टेज ऑफ ग्रांटिंग बेल। जब ग्रांटिंग बेल का समय तो डिटेल एग्जामिनेशन एविडेंस का ध्यान में रखेगी। फॉलोइंग फैक्टर कंसीडर इन ग्रांटिंग बेल को देते समय सेवेरिटी ऑफ पनिशमेंट देखा जाएगा कि कितना पनिशमेंट है, कन्विक्शन क्या है, नेचर क्या है उसके एक्वाइजेशन का, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी। रीजनेबल अप्रेंशन कितना है, टेम्परिंग ऑफ विटनेस या कंप्लेनेंट को थ्रीट कितना है, प्राइमा फेसी कोर्ट को लग रहा है कि इसके ऊपर कोई सपोर्ट ऑफ चार्ज या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अनिल कुमार यादव और स्टेट ऑफ दिल्ली के केस में कुछ ग्रांटिंग बेल से रिलेटेड कंसीडरेशन आए कि रीजनेबल ग्राउंड बनना चाहिए कि एक्यूज ने उस ऑफेंस को कमिट करा है, नेचर और ग्रेविटी कितनी है, कितना हीनियस है, सेवेरिटी या पनिशमेंट कितनी है, डेंजर एक्यूज को छोड़ने की वजह से या एब्सकॉन्डिंग या फ्ली होने का कितना है, उसका कैरेक्टर बिहेवियर कैसा है, पोजीशन क्या है सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें, या क्या वो दोबारा से ऑफेंस को कमिट कर सकता है, या रीजनेबल अप्रेंशन विटनेस को टेम्पर करने का, या जस्टिस डेंजर हो सकता है अगर उसको बेल ग्रांट की जाती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। जैसे मौजी राम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिट्रेट किया बेल को कि बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, कि बिना कोई रीजन के बेल को ग्रांट नहीं किया जा सकता। अगर प्राइमा फेसी नेचर दिख रहा है या जो कंसीडरेशन जस्ट एंड प्रॉपर है तभी हम किसी भी बेल को ग्रांट करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब अपील से रिलेटेड कुछ प्रोविजन आप लोगों के सामने लाया हूँ। एमडी
सज्जादा राजू सलाम वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का केस है। इस केस में ये कहा गया था इन दिस केसेस 2 पर्सन वर कन्विक्टेड। इस केस में 2 पर्सन जो हैं उनको सजा दी गई थी मर्डर के लिए। जो इसमें से एक एक्यूज ने फाइल कर दिया था अपील कन्विक्शन की और वो आज एक्वाइटेड और बाद में वो उस पर छूट गया या बच गया या बरी कर दिया गया। तो कन्विक्शन जो सेकेंड एक्यूज को जो कन्विक्शन हुआ था उसने कोई भी अपील को नहीं फाइल करा और वो ऑल्सो सेटिस्फाइड और उसको बिना कोई वजह के सेटिस्फाइड कर दिया गया। तो कोर्ट ने ये कहा कि हम इवैल्यूएशन केस का करेंगे और ये कोर्ट इस कंक्लूजन में पहुंचा भी कोई भी कन्विक्शन किसी भी एक्यूज का पॉसिबल बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा या जो भी सिमिलरिटी सिचुएटेड है को एक्यूज को उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। ये नॉट चैलेंज ऑर्डर बाय वे ऑफ अपील। अगर वो अपने ऑर्डर को नहीं चैलेंज कर सकता तो उसको हम इस सब बेनिफिट नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई उस चीज़ को चैलेंज कर रहा है तो उसको पॉसिबल बेनिफिट मिल सकता है। डिसीजन को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। कुछ मिसचीनियस चीज़ें के केस के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएंगे। करतार सिंह स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में ये कहा गया था कि जो बेनिफिट है सेट ऑफ का 436 वो लाइफ कन्विक्ट के लिए अवेलेबल नहीं होगा। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से तापस दी निगोजी का केस था जिसमें बैंक अकाउंट अगर एक्यूज का या कोई रिलेशन है प्रॉपर्टी से 102 के तहत तो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के समय सीज कर सकता है और उसके ऑपरेशन को प्रोहिबिट कर सकता है और जो भी वो अकाउंट है या उसका जो भी उस अपराध से रिलेटेड डायरेक्ट लिंक है। राजू जगदीश पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो डेथ सेंटेंस है वो हम इम्पोज कर सकते हैं, लेकिन अल्टरनेटिव ऑप्शन जब अनइक्वेसेबली होंगे या फारक्लोज होंगे, पूरी तरीके से बंद होंगे, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। एक्यूज एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो डेथ सेंटेंस को इम्पोज कर सकती है। पोस्ट कन्विक्शन मेंटल इलनेस विल बी मिटिगेटिंग फैक्टर। इसमें ये कहा गया कि अगर कन्विक्शन के बाद अगर मेंटल इलनेस है तो वो एक मिटिगेटिंग फैक्टर है, कम किया जा सकता है अपील को ध्यान में रखते हुए डेथ कन्विक्ट को। या भारत संचार निगम लिमिटेड वर्सेस सूर्य नारायण यार के केस में ये कहा गया कि अगर क्लेम कोई भी कोर्ट में प्रॉपर्टी से रिलेटेड हुआ है या पर्सन जो पूरी तरीके से उसकी प्रॉपर्टी सीज हुई तो सेक्शन 442 CRPC के तहत वो मैंडेटरी नहीं है। कस्टडी शुड बी हैंडेड ओवर टू पर्सन। कस्टडी जो है वो पर्सन को हैंडेड ओवर कर दी जाएगी जहाँ जिस पोजीशन से वो सीज की गई है। ये ओवरराइडिंग क्लेम और जो जेन्युइन टाइटल है उसको हम थर्ड पार्टी को असर्ट करेंगे या उसको बताएंगे। महेश दुबे वर्सेस शिव बोध दुबे के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व करा कि जो लिमिटेशन है 30 डेट का वो एप्लीकेशन जो उसको हम अप्लाई नहीं करेंगे 456 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, हम उसको रिस्टोर कर देंगे उस मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर ट्रायल कोर्ट कोई ऑर्डर पास करती है या हैंड ओवर करती है कोई प्रॉपर्टी वाइल कन्विक्टिंग द एक्यूज। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस धर्मपाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा था कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट जो पर्सन को सेंटेंस हुआ है डेथ के लिए वो मर्सी पिटीशन पे उसको अगर प्रायर है तो हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं अगर वो पूरी तरीके से इलीगल है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में जो जुडिशियल ऑफिसर और शैल नॉट विजिट द पुलिस स्टेशन, जो जुडिशियल ऑफिसर वो पूरी तरीके से पुलिस स्टेशन पे विजिट नहीं कर सकता है खुद से अगर कनेक्शन उसका ऑफिशियल या जुडिशियल ड्यूटी से संबंधित है। अगर जुडिशियल ऑफिसर या सबऑर्डिनेट जुडिशियल ऑफिसर अगर किसी भी पुलिस स्टेशन पे विजिट करता है तो वो ऑफिशियल वर्क पे कर सकता है। ही मस्ट डू सो विद प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ हिज विजिट टू और ये ऐसा तभी कर सकता है जब उसको डिस्ट्रिक्ट जज उसके लिए सहमति दे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें और आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो एक फ्रेडरिक डगलस का भी है कि नॉलेज में एक समय अनफिट टू बी स्लेव। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप किसी के भी स्लेव नहीं हो सकते, वो मैन को अनफिट करता है। तो फ्रेडरिक डगलस का ये भी आप लोगों के सामने लाया हूँ।
तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अच्छा, और जो लोग परेशान हैं उनके लिए एक शायरी लाया हूँ कि सेहरा की राह से कैसे ज़्यादा मज़े में है। दुनिया समझ रही है कि लैला मज़े में है, तो मज़े में कोई नहीं है। सबको यही लगता है कि सब मज़े में है। बर्बाद कर दिया हमें परदेश ने, मगर माँ सबसे कह रही है कि बेटा मज़े में है रूह बेकरार अब तक यजीद की वो, इसलिए कि आज भी प्यासा मज़े में है। और दुनिया अगर मजाक बदल दे तो और बात, हम तो झूठ बोलने का मज़ा मज़े में है। तो दोस्तों, मुनावर राना की ये शायरी आप लोगों के लिए, और आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहेंगे। तो फिर मिलूँगा कुछ इम्पोर्टेंट केस ला के लिए। तब तक आप सब लोगों से आशीर्वाद और मेरे चैनल को लाइक प्यार सब्सक्राइब देते रहें। अपने अर्पित कुमार इलाहाबादिया को सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।